गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे डाउट आज क्लास चालू होने से पहले ही आ चुके हैं। उनमें से सबसे प्रमुख डाउट है कि आप लास्ट क्लास में आज कहाँ थे। दूसरा डाउट है आज क्या आप क्लास एक्सटेंड करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिछला क्लास मिस हो गया था। और मेरे को बेटे अर्जेंटली कहीं ट्रेवल करना पड़ा एंड आई कुड नॉट इन्फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ खास बात नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ी टेंशन हेल्थ की ही है सबके साथ। हेल्थ वाइज वी आर गुड विद ऑल योर बेस्ट विशेस। आई होप आप लोग भी सब अच्छे हैं। एंड आई आई सॉ फ्रॉम मैसेजेस कि आप लोगों को काफी वेट करना पड़ा। एंड द माई बैड लक वाज कि मेरा मोबाइल भी उसी दिन खराब हुआ। और ऑल्दो आई सेंट ईमेल टू अदर पीपल रिगार्डिंग दिस इन्फो, लेकिन ईमेल शायद देर से लोगों ने एक्सेस किया या जो भी बात। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। तो पहले हम आज अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जितना बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे। और जहां तक मुझे पता है हम लोगों ने डिस्पर्शन खत्म कर लिया था, है ना। मैं एक बार अपने नोट्स। लेंसेस का अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हमने पढ़ा था। उसका क्या फॉर्मूला होता है ये हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या कंडीशन होती है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की। ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 मस्ट बी इक्वल टू 0। या हम लिखते हैं ओमेगा 1 इंटू P1 प्लस ओमेगा 2 इंटू P2, ये बराबर होना चाहिए किसके।
एक क्वेश्चन भी हमने किया था, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जैसे हमने अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था ना, उसी तरह से अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स भी होता है। ये किसे कहते हैं हम? टू और मोर प्रिज्म्स arranged in such a manner that net dispersion becomes two or more prisms arranged in such a manner that net dispersion becomes zero, then their combination is called as achromatic combination. Then their combination is called as achromatic combination. अब उसके लिए देखो, ये अचीव करने के लिए हमें प्रिज्म्स को इस तरह से रखना पड़ेगा कि वो दो प्रिज्म्स अगर हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दे मस्ट बी लाइक दिस, ऐसे हो जाना चाहिए। ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, टू डिफरेंट प्रिज्म्स हैं। क्या हो जाना चाहिए? व्हाइट लाइट इस पे गिरे तो देखो, येलो लाइट जो है वो भले ही डेविएट हो जाए, लेकिन और मान लेते हैं कि रेड उससे कम डेविएट हो रही है, लेकिन जितना रेड डेविएट हो रही है उतना ही वॉयलेट भी डेविएट हो रही है। वॉयलेट एंड रेड इमर्ज पैरेलल टू ईच अदर। नोट दैट येलो लाइट में डेविएट, but deviation of red and violet must be equal. That is, red and violet must appear parallel to each other, must emerge parallel to. They must emerge parallel to each other. तो इसको हम कहेंगे क्या? सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जाता है कि सच ए कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी producing deviation without dispersion.
Such a combination is said to be producing deviation without dispersion. अब इसकी कंडीशन क्या होगी? जो वो हम क्या चाहते हैं, वॉयलेट का डिस्पर्शन डेविएशन बराबर आ जाए किसके, रेड। और वॉयलेट का डेविएशन कितना होगा, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2। पहला प्रिज्म क्योंकि क्लॉकवाइज में डेविएट करेगा, और दूसरा प्रिज्म थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट करेगा। ठीक है। उसी तरह से डेविएशन फॉर रेड कितना आ जाएगा, डेल्टा R1 माइनस डेल्टा आर डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2। डेविएशन फॉर रेड हो जाएगा डेल्टा R1 माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2 क्या लिखेंगे, NV1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस NV2 माइनस 1 इंटू, और ये होगा NR1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस NR2 माइनस 1 इंटू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको हम यहाँ यहीं पे एक्सपांड करने की जगह ऐसा करते हैं, देखो इसको आप ऐसा करो, अगली स्टेप में एक्सपांड करेंगे। पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2। और डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1 क्या है, थीटा 1। और डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2 क्या है, थीटा। यानी कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ। तो ये आ जाएगा NV1 माइनस NR1 इंटू A1 दैट इज इक्वल टू NV2 माइनस NR2 इंटू 8। ये ऐसा आता है, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 इक्वल टू NV2 माइनस NR2 इंटू 8। ये आ जाएगी कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म टू प्रोड्यूस डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, या कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन टू बिकम अक्रोमेटिक। या इसको क्या कहेंगे, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कोई डाउट तो नहीं है लोगों को भी? कुछ डाउट्स?
प्रीवियस पेज की बहुत ज्यादा डिमांड है, सॉरी। मैंने अभी देखा चैट बॉक्स खोल के। कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं बेटे? अच्छा, ये वाला डायग्राम। इसमें देखो, हम मैंने बस इतना ही शो किया है कि जो हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन थी ना रे की ट्रैवलिंग की, उसके कंपैरिजन में बॉयल येलो लाइट जो है वो डेविएट हो गई है। डेविएशन रेड का भी हुआ है, लेकिन जितना डेविएशन रेड का हुआ है उतना ही डेविएशन आप मान सकते हैं कि वॉयलेट का भी हुआ है। सो दैट वॉयलेट एंड रेड आर ट्रैवलिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको हम बोलेंगे कि कोई डिस्पर्शन नहीं हुआ, एंगल ऑफ डिस्पर्शन जीरो हुआ। वैसे भी एंगल ऑफ डिस्पर्शन हमने डिफाइन किया था कैसे? डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, ऐसे ही तो डिफाइन किया। येलो लाइट क्यों डेविएट हो रही है? आ, देखो, कुछ ना कुछ मीन डेविएशन तो हो गई ना। जैसे मैं तुमसे बात कहूं कि अपन ने अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात करी थी, तो हमने क्या कर दिया था? फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट इक्वल टू फोकल लेंथ फॉर रेड, ऐसा कर दिया था ना हमने। टू साइड्स ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। यस, बिल्कुल। वो हमने उनको कांटेक्ट में रखा हुआ है, दोनों प्रिज्म्स को ऑलमोस्ट टचिंग है, तो पैरेलल हो ही गई दोनों साइड। अच्छा, ये वाला पेज नोट कर लिया, अगले पेज पे चले बच्चे। तो उसी तरह से क्या होता है, हमारे पास एक और कंडीशन आती है। प्रिज्म्स के केस में एक और कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। हाँ, नहीं 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 नहीं,
देखो यहाँ पर चैट बॉक्स में दो डाउट्स पेंडिंग है, उनको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। पहला, एक बच्चा पूछ रहा है साहब, ये कैन यू कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन फॉर येलो लाइट। येलो लाइट के लिए क्या एक्सप्लेनेशन आप बता रहे थे? वो येलो लाइट के बारे में यही बोलना था कि अ, हमने क्या कर दिया, बस हमने ये इंश्योर कर दिया कि वॉयलेट और रेड एक दूसरे के पैरेलल इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है। और आप ये मान सकते हो कि बेसिकली येलो का डेविएशन हुआ है, लेकिन इट इज स्लाइटली इक्वल टू दीज टू, मतलब वो भी कुछ ऐसे ही निकल, है ना। अगर इनके बीच में कुछ एंगल है भी, है ना, देखो क्योंकि क्या है, कोई, जब मैंने ये वाली कंडीशन लगाई, डेल्टा वॉयलेट इक्वल टू डेल्टा रेड, तो समवन में आस्क के सर ये तो आपने सिर्फ वॉयलेट और रेड का ही डेविएशन इक्वल किया है, येलो के डेविएशन का क्या हुआ? क्या येलो का नेट डेविएशन हुआ है क्या? हाँ, तो उसमें बात यह है कि हाँ बिल्कुल हुआ है, येलो का भी डेविएशन हुआ है, सब सब कलर का डेविएशन हुआ है। और वैसे तो क्या है, सारे ही कलर्स का डेविएशन अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो वॉयलेट और रेड के बराबर ही, सारे ही कलर्स का डेविएशन जो है वो वॉयलेट और रेड के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। लेकिन हमने दो एक्सट्रीम कलर्स को लेकर के ये कंडीशन डिराइव कर ली, है ना। भाई जैसे तुम ऐसे सोचो कि मैथमेटिकली मैं इसको समझाता हूँ तुमको। मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब जब हम बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि अराउंड दैट वैल्यू ऑफ x y रिमेन्स कांस्टेंट विद x। यही तो उसका मतलब होता है। या अगर चेंज होता भी होगा तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। जैसे देखो, आप ग्राफ बनाते हो y इक्वल टू साइन एक्स का, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। उसका dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ पे आता है बेटे? x इक्वल टू पाई बाई टू पे उसका dy बाई डी एक्स जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, पाई बाई टू से थोड़ा सा पहले अगर मैं जाऊं और पाई बाई टू से थोड़ा सा बाद में अगर जाऊं, तो y की जो दो वैल्यूज मिलेंगी वो दो वैल्यूज बराबर सी मिलेंगी। यहाँ थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर ही मिलेगी। या देखो, वैसे स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो जो वैल्यू साइन की पाई बाई टू पे होती है वो पाई बाई टू से थोड़ा पहले नहीं होती, थोड़ा पहले अगर जाएंगे तो वैल्यू थोड़ी सी कम होती है या नहीं? मान लो तुमने 90 डिग्री एंगल ना लेकर के 89 डिग्री एंगल ले लिया, तो वहां पर तो साइन एक्स की वैल्यू वन नहीं होती, वन से कम होती है। और 90 डिग्री पर साइन एक्स की वैल्यू वन हो जाती है। लेकिन तब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू डी वाई बाई डी एक्स जीरो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है। तो बात क्या है कि जितना ज्यादा आप पाई बाई टू के क्लोज वाली वैल्यूज लोगे, तो जो y की वैल्यू है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब साइन 89 डिग्री भी अप्रोक्सीमेटली वन के बराबर ही है। उतना बहुत, जितना एक डिग्री चेंज में इधर डिफरेंस आ रहा था, उतना एक डिग्री चेंज में 90 डिग्री के आसपास में डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। तो
अगर मैंने वॉयलेट और रेड के डेविएशन को बराबर कर दिए हैं तो आप इसको ऐसे समझो कि जो डेविएशन का जो ग्राफ बन रहा होगा ना, वो कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, इस तरह का ही ग्राफ डेविएशन का बन रहा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, जो डेविएशन वॉयलेट के लिए आ रहा है वही डेविएशन किसके लिए भी कर दिया, रेड के लिए भी वही डेविएशन कर दिया। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि येलो का जो डेविएशन हो वो स्लाइटली डिफरेंट हो इनसे, दैट इज पॉसिबल, इट मे हैपन, राइट। बट अगेन द डिफरेंस विल नॉट बी वेरी लार्ज, वो बहुत स्मॉल होगा। क्या अभी क्लियर है सबको? ध्यान दो, पिछली क्लास में भी हमने क्या किया था, डीएफ बाई डीएन को जीरो कर दिया, फोकल लेंथ को एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर दिया था, जीरो, या सिंपली अगर मैं कहूं तो मैंने डीएफ को जीरो कर दिया। तो डीएफ को जब हम जीरो करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, एन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं एफ का ग्राफ बनाएंगे तो एन के साथ मिनिमा या मैक्सिमा टाइप का आ रहा होगा। ठीक है। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि अगर मैं एन की वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो इस कंडीशन से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये सेटिस्फाई करेगा कि एफ में जो चेंज होगा दैट विल आल्सो बी नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा, जीरो को अप्रोच करता हुआ। ठीक है बेटे। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स के लिए लिखी है, इसमें भी क्या होगा कि येलो का जो डेविएशन होगा उसका अगर वॉयलेट के साथ आप डिफरेंस निकालोगे ना तो दैट ऑल्सो विल अप्रोच जीरो, वो भी बहुत कम ही होगा, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है। ये बात समझ में आती है? ओके। फिर हम बात करते हैं क्या, कंडीशन फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट, क्या इसकी कंडीशन डिराइव कर सकते हो क्या आप लोग? इसकी क्या कंडीशन हो कि वो डिस्पर्शन तो प्रोड्यूस करे लेकिन डेविएशन ना करे? नहीं नहीं नहीं, ए वन इक्वल टू ए टू ये नहीं होगी, कुछ और कंडीशन होगी। जैसे हमने ये किया उसी तरह से डिराइव करना है। ए वन इक्वल टू ए टू में तो क्या हो जाएगा, नाइदर डिस्पर्शन नॉर डेविएशन। ए वन इक्वल टू ए टू में तो क्या हो जाएगा बेटे, नाइदर डिस्पर्शन नॉर डेविएशन। हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर बताया है। इसको आगे प्रोसेस करो बेटे, इस ये जो तुमने बताया इसको आगे प्रोसेस करो और बाकी लोग भी करो।
हाँ बच्चों देखो, इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन होगी कि डेविएशन ना हो। अब डेविएशन ना हो का मतलब क्या है भाई, डेविएशन तो अलग अलग कलर्स का अलग अलग होता है, तो डेविएशन ना हो का मतलब क्या है? व्हेन दे से दैट नो डेविएशन, it means mean deviation should be 0. Mean deviation should be 0. ठीक है, सिर्फ येलो का डेविएशन नहीं हो रहा है, बाकियों का डेविएशन हो रहा है, दैट इज इट मीन्स दैट other colors are getting deviated, but deviation in yellow is 0. है ना? अब देखो थियोरेटिकली उसकी उतनी फीलिंग नहीं आ रही होगी, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ तुमको कैसे। ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, व्हाइट लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट करी, तो क्या हो रहा है, जो येलो लाइट है ना वो एज इट इज निकल गई, लेकिन रेड इसके थोड़ा ऊपर चली गई और वॉयलेट थोड़ा नीचे चली गई। अच्छा, ध्यान दो बच्चों, इसको हम डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। इसमें डिस्पर्शन नॉन जीरो है, डिस्पर्शन इज नॉन जीरो, बट मेन डेविएशन जो है वो किसके बराबर है, विच मीन्स n बाई वन माइनस वन इंटू A1 बराबर है किसके, n बाई टू माइनस वन इंटू A2। n बाई वन माइनस वन इंटू A1 बराबर है किसके, n बाई टू माइनस वन इंटू A2। Yellow light is not getting deviated, others are getting deviated. Arrangement is producing dispersion, but it is not producing mean deviation.
Such a combination is called as direct vision arrangement. Direct vision arrangement is another name for, it is another name for what, better, it is another name for, it is equivalent to or same as what? Dispersion without deviation. Yes, yes. ये जो फॉर्मूले हैं obviously only for small angle. अगर ए छोटा नहीं होगा तो फिर हमको क्या है, वो पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्नेल्स लॉ लगा करके R1 पता करना पड़ेगा, R1 से फिर R2 पता करना पड़ेगा, R2 से E पता करना पड़ेगा, फिर I प्लस E माइनस ए करके डेल्टा पता लगाना पड़ेगा। ए जो है वो कितना बड़ा, मतलब 10 डिग्री के अंदर आता है। अगर 10 डिग्री से छोटा है तो उसको बहुत छोटा है ऐसा मान सकते हैं। अगर ए 10 डिग्री से छोटा है तो मान सकते हैं कि वो बहुत छोटा है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। अब देखो एक सवाल अपन करते हैं, क्या है, मान लो हमें, अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इज इट पॉसिबल, ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के पूछा जा सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर टू प्रिजम्स मेड ऑफ different materials? Is it possible for two prisms made of, is it possible for two prisms made of different materials to produce no deviation and no dispersion? Is it possible for combination of two prisms made of different materials to produce no deviation and no dispersion? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं ऐसा कॉम्बिनेशन जनरेट कर लूं जो कि डिस्पर्शन भी ना प्रोड्यूस करे, डेविएशन? अच्छा एक डाउट एक बच्चे ने पूछा है, वो अच्छा डाउट है, बट देयर विल बी सम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यस बेटे, देयर विल बी सम लैटरल डिस्प्लेसमेंट आई थिंक। आप जो पूछना चाह रहे हो वो ये पूछना चाह रहे हो कि सर जब ये यहाँ से लाइट निकलेगी तो एग्जैक्टली exactly यहाँ से ना निकल करके थोड़ा नीचे से निकलेगी, है ना? मतलब कि आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज दिस, कि व्हाइट लाइट हमने यहाँ इंसिडेंट करी और जब हम बोल रहे हैं कि कोई डेविएशन, मीन डेविएशन नहीं हो रहा, तो येलो बिल्कुल सीधे इसके सामने से ना होकर के थोड़ा नीचे से निकल सकती है। हाँ ये वाली बात तुम्हारी बिल्कुल सही, यही पूछना चाह रहे थे बेटा? हाँ, अगर यही पूछना चाह रहे थे तो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट।
और इसके आसपास से निकलेंगी वॉयलेट एंड नाउ वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर सेम प्रिज्म को अपोजिट में रखा जाए तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया है, दे मस्ट बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दे मस्ट बी मेड ऑफ डिफरेंट। ये मैं क्यों इस पे स्ट्रेस किया, अभी क्या बात हुई, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि सर ऐसा अचीव किया जा सकता है नो डिस्पर्शन एंड नो डेविएशन अगर हम दो प्रिज्म्स को क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लें तो ऐसा अचीव किया जा सकता है। दो प्रिज्म्स को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लें, इसका मतलब क्या है, सेम मटेरियल के हों, सेम अपेक्स एंगल के हों, और बिल्कुल उनको आप उल्टा सीधा रखो। हाँ, उस केस में तो क्या हो जाएगा, देखो उस केस में हालांकि ये वाला स्टेटमेंट उस केस को हटा रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि दे मस्ट बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। देखो सेम अपेक्स एंगल हुआ और मटेरियल डिफरेंट हुए तो इसको अचीव नहीं कर पाएंगे अपन। कैसे बेटे, देखो कि आपको ये चीज पता होगी, मैंने बताया था कि डिस्पर्सिव पावर जो होती है, डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, राइट। तो मान लो हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल, मटेरियल वन जिससे कि प्रिज्म वन बना हुआ है, और मटेरियल टू जिससे कि प्रिज्म टू बना हुआ, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं तो डेफिनेटली दोनों की डिस्पर्सिव पावर भी अलग अलग ही होंगी। ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। और ओमेगा वन अगर ओमेगा टू के बराबर नहीं है बेटे, तो अब आगे अपन बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो, लेट अस सपोज कॉम्बिनेशन produces, assume that combination produces zero deviation, कोई डेविएशन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वाई वन बराबर है किसके, डेल्टा वाई टू, ठीक है। अच्छा, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा के। तो डेल्टा को थीटा अपॉन ओमेगा ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, इसका मतलब थीटा वन अपॉन ओमेगा वन बराबर है किसके, थीटा टू अपॉन ओमेगा टू। एंड सिंस ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू, इसका मतलब क्या है, थीटा वन ऑल्सो मस्ट नॉट बी इक्वल टू थीटा। ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, जब मैंने जीरो डेविएशन को एंश्योर किया तो अपने आप डिस्पर्शन अलग अलग आ गए, अगर मटेरियल अलग अलग थे तो। ये बात समझ में आई बच्चों सबको। When I tried to ensure zero deviation by equating deviation of yellow for both of them, and what I did I expressed deviation in terms of dispersive power,
तो ये कंडीशन आई। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि मटेरियल अलग अलग है तो ओमेगा वन ओमेगा टू भी अलग अलग होंगे, और वो अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए थीटा वन और थीटा टू को अलग अलग ही होना पड़ेगा। और थीटा वन थीटा टू के अलग अलग हुए, इसका मतलब क्या है? देयर विल बी सम डिस्पर्शन, कुछ डिस्पर्शन तो होगा ही होगा। यानी कि डेविएशन और डिस्पर्शन दोनों को एक साथ जीरो नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म है तो। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं पहले अज्यूम कर लेता, अज्यूम जीरो डिस्पर्शन, क्या अज्यूम कर लेता कि डिस्पर्शन जीरो हो रहा है। डिस्पर्शन जीरो हो रहा है मतलब थीटा वन बराबर है थीटा टू के, थीटा वन बराबर है थीटा टू के। इसका मतलब क्या है बेटे? आ, फिर से ओमेगा को लिखो थीटा डेल, ओमेगा को लिखो थीटा बाई डेल्टा। सर आप म्यूट। सर आप म्यूट हो। सिंस मटेरियल्स आर डिफरेंट, क्योंकि मटेरियल्स अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है? ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू। दैट मीन्स डेल्टा वन must also not be equal to delta 2 for this equation to be true, right? इसका मतलब zero deviation is not possible। कुछ mean deviation तो होगा ही होगा। तो इन दोनों से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये चीज समझ में आई सबको? ओके। तो इस पेज को नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसा देखो, हमें पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो हो ही जाएगा, डेविएशन और डिस्पर्शन दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी जुगाड़ बिठा लो, अगर मटेरियल अलग अलग है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो दोनों को एक साथ जीरो नहीं हो पाए। ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी प्रूव इट, इसको इस तरह से प्रूव कर सकते। नोट कर लिया है सब लोगों ने? अगले पेज पे चलें क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं वेट करने को, कुछ लोग बोल रहे हैं आगे चलने को। लेट अस गिव देम 2 मिनट्स।
हाँ बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज आई हैं बच्चों? ये इस तरह के प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान दो कि आपके पास क्या है। मान लो इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाए कि फाइंड मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द अबव कॉम्बिनेशन। फाइंड मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय above combination and the angle of dispersion and the angle of dispersion। हाँ बेटे, अगर मटेरियल सेम हो गया तो फिर हम दोनों एक साथ अचीव कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा? देखो एक इंटरेस्टिंग बात एक बच्चे ने पूछी। एक बच्चा पूछा सर अगर मटेरियल सेम हो गया फिर क्या होगा? अगर मटेरियल सेम हो गया तो जब आप डेविएशन जीरो करने जाओगे तो डिस्पर्शन भी अपने आप ही जीरो आ जाएगा, और डिस्पर्शन जीरो करने जाओगे तो डेविएशन अपने आप ही जीरो आ जाएगा। मतलब उस केस में तो I will not be able to achieve dispersion without deviation या deviation without dispersion। उस केस में क्या होगा? It will always be the case that deviation and dispersion will simultaneously become zero। जैसा मैंने पिछले वाले केस को गलत प्रूव किया उसी तरह से इसको आप सही भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखो मटेरियल सेम है तो n तो सेम हो ही गए। तो जब आप डेविएशन इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगाओगे तो n वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? a1 इक्वल टू a2 irrespective of a। yes, irrespective of a। हाँ, मैं इस बात को भी चाहूँ तो लिख देता हूँ। if material is same if material is same then both dispersion and deviation will be simultaneously। ये देखो ये दिया हुआ है येलो। अगर ए डिफरेंट हुआ तो ना डिस्पर्शन जीरो होगा ना डेविएशन। अगर ए डिफरेंट हुआ तो दो प्रिज्म्स के लिए जिनका मटेरियल सेम है लेकिन ए डिफरेंट कर दिया आपने,
तो ना आप डेविएशन जीरो कर पाओगे ना डिस्पर्शन जीरो कर पाओगे। ये करके देख सकते हो आप, क्योंकि देखो क्या है, जैसे मान लो डिस्पर्शन जीरो लगाने जाओगे आप, डिस्पर्शन जीरो करने जाओगे तो क्या करोगे, एन वी वन माइनस एन आर वन इंटू ए वन बराबर लिखोगे एन वी टू माइनस एन आर टू इंटू ए टू के। अब मटेरियल सेम है तो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या कंडीशन आएगी, ए वन इक्वल टू ए टू भी होना चाहिए। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि ए डिफरेंट है, तो ए डिफरेंट हुआ तो डिस्पर्शन जीरो हो ही नहीं पाएगा ऐसा। समझ में आई बात बेटे? तो ये पूछ रहा था सर अगर ए डिफरेंट हुआ तो क्या होगा। अच्छा, इस सवाल में क्या होगा, ये दोनों प्रिज्म सेम डायरेक्शन में डेविएट करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट करेगा। तो मीन डेविएशन अगर मैं लिखूं तो इन दो का ऐड कर देता हूँ, तो आएगा 1.5 माइनस वन इंटू फोर प्लस 1.5 माइनस वन इंटू टू माइनस टू माइनस वन इंटू टू। तो 1.5 माइनस वन है 0.5, 0.5 कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस टू 6, तो ये 3 - 2, तो 1 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। और डिस्पर्शन अगर निकालेंगे तो डिस्पर्शन भी कैसे निकालेंगे, थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस थीटा, तो थीटा वन प्लस थीटा थ्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा एन वी वन 1.52 माइनस 1.48 इंटू फोर प्लस 1.52 माइनस 1.48 इंटू टू माइनस 2.02 माइनस 1.98 इंटू टू। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना बेटे, 0.04 इंटू फोर यानी 0.16, 0.04 इंटू टू यानी 0.08 माइनस 0.04, so that will come out to be 0.2 डिग्री, राइट। डिस्पर्शन 0.2 डिग्री आ रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल बता सकते हैं। ये पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज ही है। अरे भाई तुम कैलकुलेशन ठीक से करो, 0.16 डिग्री का डिस्पर्शन कौन बता रहा है भैया, गलत बता रहे हैं। 0.2 डिग्री आएगा, बहुत आसान तो कैलकुलेशन। कैसे भाई, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? अच्छा अच्छा, अरे यार सही बोल, सही बोल रहा है, मैं गलत कर रहा था भाई। 0.08 माइनस 0.08, तो ये आ जाएगा 0.16, बिल्कुल सही बोल रहा
अच्छा बच्चों, मेरे को जस्ट गिव मी सम 5 मिनट्स। मेरे को एक थोड़ा सा काम है, वो मैं करके आता हूँ। देन वी विल कंटिन्यू, राइट? जस्ट गिव मी 5। हाँ बच्चे। अब अगला टॉपिक जो अपन बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रेन। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात करने वाले हैं हम। ये क्या होता है? देखो बच्चों, रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो पानी की जो ड्रॉपलेट्स। बस ये छोटा सा ही टॉपिक है ना, ये पढ़ लेते हैं। अगले में अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, इन वाटर ड्रॉपलेट्स से
जैसे बारिश के बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रह जाते है ना। आर लार्ज इन नंबर आफ्टर रेन। ठीक है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स में वाइट लाइट एंटर करती है, तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग एंगल से डेविएट होगा, है ना। यहीं से व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ वॉयलेट, सबसे कम डेविएट हुआ रेड। ठीक है, ये हो गया रेड, ये हो गया violet। अब इसके बाद क्या होगा भाई, टी आई आर, नहीं नहीं टी आई आर नहीं होगा, टी आई आर नहीं होगा। क्या होगा, वी कंसिडर पार्शियल रिफ्लेक्शन। व्हाट वी कंसिडर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। देखो टी आई आर तो हो ही नहीं सकता ना, टी आई आर इसलिए नहीं हो सकता, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टी आई आर तो हो ही नहीं सकता ऐसा। कैसे, देखो ये व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर करी, कोई भी रेल यहाँ पे एंटर करी, ये एंगल आई है, तो इधर एंगल आर बनेगा, राइट। और इस तरफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाऊंगा, तो सेंटर को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, तो इधर भी एंगल आर बन जाएगा। इधर भी एंगल क्या मिल जाएगा बच्चों, आर मिल जाएगा। अब अगर इधर आई के करस्पॉन्डिंग आर मिल रहा था, तो आर के करस्पॉन्डिंग आई एंगल मिल सकता है बाहर हमको, राइट। तो टी आई आर तो होगा नहीं, है ना, लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन जरूर होगा, राइट। कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब पार्शियल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्शन फिर से भी हो सकता है ना, लेकिन हम अभी कौन सी रे को कंसिडर कर रहे हैं, जो यहां से बाहर निकल रही। अब यहां से जब रे बाहर निकलेगी, तो वो किसी, फिर से वो आई एंगल पे ही बाहर निकलेगी निकलने को, है ना। लेकिन ध्यान दो कि जैसे अगर इसको मैं कहूं कि ये रेड रे है, तो वॉयलेट रे कहीं और जाकर के इंसिडेंट होगी, फिर उसका भी पार्शियल रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगी, और फिर वो भी क्या होगा, निकलेगी आई एंगल पे ही, निकल वो भी आई एंगल पे ही रही है। लेकिन क्या हो रहा है बेटे, वो भी आई एंगल पे ही निकल रही है, लेकिन ध्यान दो, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, वो ये आई एंगल बना रही है किसी और लाइन के साथ, वॉयलेट आई एंगल बना रही है इस नॉर्मल के साथ, और रेड आई एंगल बना रही है किसी दूसरी नॉर्मल के साथ। तो इसकी वजह से दीज आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे। अरे टी आई आर नहीं पढ़ाया गया था भैया, तुमने रिफ्लेक्शन नाम लिया होगा, टी आई आर बोल दिया था क्या तुम्हारे सर ने टेंथ में। एक बच्चा बोल रहा है सर टेंथ में तो हमको कहा था टी आई आर होता है, टी आई आर कहा था, सही बताओ। नहीं नहीं नहीं। देखो मैंने बताया ना टी आई आर तो हो ही नहीं, देखो टी आई आर कब होता है,
TIR तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्या ये R क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है क्या? टोटल नहीं कहा होगा, इंटरनल कहा होगा। हाँ इंटरनल चलेगा, इंटरनल तो हो रहा है। समझ में आई बात भाई? इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा था एक बच्चे ने कहा। टोटल शब्द का इस्तेमाल, टोटल तो हो ही नहीं सकता ना बेटे, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन ही नहीं रहा है। देखो पार्शियल रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमेना जो हमेशा होता है ना। जैसे हम किसी वाटर बॉडी के पास में जाकर के खड़े हों, किसी लेक के सामने जाकर के खड़े हों, है ना, हम अपने खुद का रिफ्लेक्शन उसमें देख पाते हैं। या किसी किसी ऐसी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं जिस जिस जो में ग्लास ग्लास बिल्डिंग है ना। या हमारे घर में ही मान लो, बहुत सारों के घरों में वो ग्रिल ग्रिल में ग्लास लगा हुआ होता है। तो वो ग्लास ग्लास में कई बार हमें अपनी इमेज दिख जाती है ना, बहुत मतलब फेंट सी दिखती, लेकिन दिखती है कि नहीं दिखती? घर की विंडो में जो ग्रिल लगी हुई होती है, ग्रिल में हमको अपना, तो वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या है वो? अच्छा बाहर वाला, उस ग्रिल से बाहर भी जो कोई अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो भी हमको देख सकता है। हम खुद भी अपने आप को देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हमेशा साथ में चलता ही चलता है, ठीक है। मैनी अ टाइम्स हम उसको क्या है, हम एक बार में एक फिनोमेना को स्टडी करते हैं। आइदर वी स्टडी रिफ्लेक्शन और वी स्टडी रिफ्रैक्शन। हाँ अगर बात करें कि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर तो रिफ्रैक्शन ही होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस से, रिफ्लेक्शन कम होता है। लेकिन अब बात क्या है, जैसा मैंने पहले कहा था कि कई सारी पानी की ड्रॉप्स अगर सस्पेंडेड हैं, तो उन सारी कई सारी ड्रॉप से मिलकर के थोड़ा थोड़ा भी पार्शियल रिफ्लेक्शन हम कंसिडर करें तो हमें रेनबो दिखाई दे जाता है। इतना इंटेंसिटी हो जाती है कि हमारी आंख उसको ऑब्जर्व कर पाती है। स्फेरिकल ड्रॉप में कभी भी नहीं होगा बेटा। इफ द ड्रॉप इज स्फेरिकल तो TIR नहीं होगा। देखो क्यों, आपको क्या करना है, TIR करने के लिए R को इंक्रीज करना होगा। हाउ विल यू इंक्रीज R? यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और तो फाइनली क्या होगा, ये सारे कलर्स की कहीं ना कहीं पे जाकर के इमेज बन रही हो, ठीक है। उस इमेज का अपना कुछ फील्ड ऑफ व्यू होगा। आप अगर उस फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हो तो आपको रेनबो दिख पाएगा, नहीं आ रहे हो तो नहीं दिख पाएगा। किस पार्ट ऑफ क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा सस्पेंडेड हैं? वो आर्क शेप इसी वजह से मिलेगा, व्हाई? बिकॉज द शेप ऑफ ड्रॉप्स इज स्फेरिकल, है ना। तो स्फेयर के अलग अलग पॉइंट्स से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो होगा क्या कि वो जो व्हेन डू सर्कुलर, देखो बेसिकली बात क्या है, बनता तो हमेशा ही रेनबो सर्कुलर ही है वैसे, है ना। लेकिन आ, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो होराइजन वाली जो लाइन है ना,
there is something called as line of horizon. वो पॉइंट जहां पर हमें, लेट्स से अपन समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, बीच पे हैं, तो हमको आसमान और समुद्र एक जगह पर मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ होराइजन, राइट। अब अगर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रेनबो अगर उस लाइन ऑफ होराइजन के ऊपर बना है अगर, तो हमें ये पूरा दिख जाएगा। वही ना बेटे, देखो क्या है, ये एक तरीके से इमेज बन रही है, दिस इज एन इमेज, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इमेज इन द स्काई, द स्काई एक्ट्स एज अ व्हाट, स्काई एक तरीके से किसका काम कर रहा है हमारे लिए, स्क्रीन का काम कर रहा है ना। अब जैसे मिरर के केस में क्या होता है, तुम ऐसे सोचो, जैसे ये मिरर है, अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर इसकी इमेज इधर बनाएगा, बनाएगा, लेकिन यहाँ कोई अगर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो क्या उस ऑब्जर्वर को ये इमेज आई दिख पाएगी क्या? नहीं दिख पाएगी। और अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर हुआ, तो उसको ये इमेज दिख पाएगी, इसको इमेज नहीं दिख पाएगी, इसको दिख पाएगी, इमेज बन रही है, लेकिन ऑल द ऑब्जर्वर्स आर नॉट एबल टू सी द इमेज, क्योंकि इस इमेज का अपना एक फील्ड ऑफ व्यू है ना, ये उस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई करने चाहिए। ये वाला ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई करेगा तो दिखेगा, ये अंदर नहीं लाई कर रहा है तो इसको नहीं दिख पा रही है। तो जो ऑब्जर्वर्स उस रेनबो के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहे होंगे, उन ऑब्जर्वर्स को रेनबो दिख पाएगा। TIR is of higher intensity in comparison to reflection, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन व्हेन वी से कि TIR, तो उसमें तो क्या होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है सर, जितना बड़ा रेनबो का कर्व होगा उतना बड़ा वाटर ड्रॉप होगा, और ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, होना तो चाहिए, बट आई कैन नॉट कंफर्म यू राइट नाउ, लेकिन होना तो चाहिए। वो बड़ा होगा, नॉट ऑफ सेम साइज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ड्रॉपलेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी से एंगल ऑफ डेविएशन डिसाइड होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन से ही क्या है, आपका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड होगा, है ना, ठीक है।
जो भी होगा वॉट एवर दैट वैल्यू इज, वो डिपेंड पे करेगा। अच्छा, इसमें 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 दो दो बातें, इसमें दो चीजें, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, ये जो रेनबो बना है इसको हम कहेंगे प्राइमरी रेनबो। इसमें क्या है, वॉयलेट कलर ऊपर रहेगा, रेड नीचे। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेनबो। इसको क्या है कहेंगे बच्चों, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है, और सेकंड रेनबो जो होता है वो लेस इंटेंसिटी का होता है, और उसमें दो बार पार्शियल रिफ्लेक्शंस हमको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई वाटर ड्रॉपलेट है, लाइट रे उसको एंटर करती है। ठीक है, अब एंटर करने के बाद उसका रिफ्रैक्शन हुआ, एंटर करते समय रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक बार और रिफ्लेक्शन हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ और फिर वो रे बाहर निकली। और अब यहां से बाहर निकले। इससे जो रेनबो फॉर्मेशन हो, दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो टेक्स प्लेस। लेस इंटेंस, क्योंकि दो बार पार्शियल रिफ्लेक्शन कंसिडर किया है हमने, तो ऑफ कोर्स इट इज लेस इंटेंस, कम इंटेंसिटी का है। और क्या है, ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लार्जर रेडियस ऑफ। अरे भाई देखो, हमें रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी ना दिखाई देगी, हमारी आंख में तो रिफ्लेक्टेड रे ही तो जाएगी। जैसे मान लो कि ये हमारी, भाई हमारी आंख में रिफ्रैक्टेड रे नहीं जाएगी ना, हमारी आंख में तो कैसी रे जाएगी, रिफ्लेक्टेड ही तो जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अ, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ बेटे, नोट्स जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, आप चले, आप लीव कर सकते हो, नोट्स ग्रुप पे आपके पास आ जाएंगे। बस ये चैप्टर हम अ, अब हमें 1 घंटे के 2 लेक्चर और लगेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं अब देखो, अब नाउ वी आर वेरी नियर टू द एंड, ऑलमोस्ट एंड पे ही आ ही गए।